संसद में बवाल कटा हुआ है और बीजेपी की वही हालत हो गई है जो कभी कांग्रेस की सरकार की हुई थी 2013 और 14 के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देने के लिए जवाब नहीं है। संसद उनसे सवाल पूछ रहा है कि पहलगाम हमले के दोषी कब पकड़े जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्यों हुआ जब पाकिस्तान पर कब्जा करने का मौका था, पाक अधिकृत कश्मीर लेने का मौका था। और ट्रंप क्यों कह रहा है 24 बार कि हमने सीज फायर कराया और जेट गिरे। आज दिखाऊंगा किस तरह से यूपी में आज कहां कहां कांवरियों ने कहर बन ढाया। चूंकि आज सोमवार है तो आजकल नई खबर है कांवरियों का। हमारी कोशिश किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है, लेकिन जहां मारपीट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, वो आपको जरूर बताऊंगा। साथ ही ईडी, पहले सीबीआई सरकार की तोता हुआ करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में नया हथियार है ईडी, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ देने के लिए, उनको निपटाने के लिए होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कहा है कि मेरा मुंह मत खोलवाइए, मैं ईडी के बारे में सब कुछ जान गया हूं। सोचिए, हम जैसे अदना पत्रकारों तक को इनकम टैक्स पिछले 5 साल से टारगेट कर रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीडिया से दूर है। संसद का जैसे ही सेशन शुरू होता है वो सिर्फ एक तरफा या तो संसद में भाषण देते हैं, लेकिन अब तो वो भी मुश्किल हो गया है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री का घेराव कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री करे तो क्या करे, वो तो पहले अपनों से ही फंसे हुए हैं। आज तो संसद में एक सांसद ने कह दिया कि कुशीनगर में इतनी बेरोजगारी है। ये विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष कह रहा है। आप सोचिए, वहीं योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें देखिए, एक स्क्रीनशॉट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी से जब योगी आदित्यनाथ मिल रहे थे तो उनके चेहरे का रंग कैसे बदला हुआ है। प्रधानमंत्री का जब अमित शाह से मिल रहे थे तो चेहरे का रंग बदला हुआ है। तो एक तो बीजेपी के पीछे, प्रधानमंत्री के पीछे आरएसएस लगा हुआ है। आरएसएस कह रहा है कि अध्यक्ष हमारा होगा, यानी कोई ब्राह्मण अध्यक्ष होगा। साथ ही ये भी कह रहा है कि आपकी उम्र 75 साल हो गई, आप विदा कीजिए। अब प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। देवेंद्र फडणवीस जो है वो संघ की पहली पसंद है, क्योंकि वो ब्राह्मण भी है, पेशवा भी है। नितिन गडकरी भी संघ की पसंद है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। सोचिए, ये सच है कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जेट गिरे। ट्रंप कह रहा है 5 जेट गिरे। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा कि जेट गिरे तो हैं, लेकिन खबर ये नहीं कि क्यों गिरे, कैसे, कितने गिरे। खबर यह है कि क्यों गिरे। इससे पहले एक नेवी के भी बड़े अधिकारी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा कि हमारे जेट तो गिरे हैं। अब ट्रंप कह रहा है कि 5 गिरे हैं। अब किसके गिरे हैं ये भी नहीं सरकार बता रही है। 24 बार ट्रंप कह चुका है कि हमने 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 24 बार वो कहा है हमने हमने हमने, मैंने सीज फायर करवाया। संसद में इसी को लेकर बवाल कटा हुआ है कि आखिर सीज फायर किसके कहने पर हुआ। हम पाकिस्तान से सीज फायर क्यों कर लिए जब हमारी सेना बढ़त बनाए। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने टारगेट अचीव किया। ये तो अच्छी बात है, तो पाक अधिकृत कश्मीर का कब्जा कर लेते। पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता, पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होता, बलूचिस्तान बना देते, जैसे इंदिरा गांधी ने बना दिया था बांग्लादेश। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या सब कुछ छुपाया जा रहा है। सेना कुछ कह रही है, ट्रंप कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री इस पर बोल नहीं रहे हैं। तो संसद में लगातार इस पर बयान उनसे सफाई मांगी जा रही है। इस बार संसद धमाकेदार होगा। विपक्ष का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। पहलगाम हमले के अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया है जो धर्म पूछकर मार रहा था। यह सबसे बड़ी खबर है। संसद में अब इस पर लगातार कोहराम मचेगा। सरकार बच नहीं सकती है, क्योंकि अब कोई भी सरकार से डर तो नहीं रहा है। सोचिए, मैं एक बंदर का वीडियो देख रहा था जो आजकल एआई से बनता है। वो बंदर एक आदमी से पूछता है कि क्या देश की आर्थिक हालत खराब है, तो वो कहता है कि मैं नहीं बोलूंगा, मुझे जेल में डाल देंगे। एक छात्र से पूछता है बेरोजगारी है, वो कहता है मैं नहीं बोलूंगा, जेल में डाल देंगे। एक महिला से पूछता है कि क्या महंगाई है, वो कहता है मैं नहीं बोलूंगा, मुझे जेल में डाल देंगे। वो बंदर कहता है कि मैं भी नहीं बोलूंगा, मुझे जेल में डाल देंगे। और अब ये पत्रकार कहने लगे हैं, यह सुमित अवस्थी,
आजकल अडानी वाले चैनल में हो सकता है वहाँ से पत्ता कटना हो, अभी कह रहे हैं कि जब हम गुजरात गए थे तो हमारा पैंट खोलकर चेक हुआ था। साथ ही सरकार हम लोग का विज्ञापन रोक देती है। ये सब फ्रॉड बात है, झूठ बात है। दरअसल इस सरकार को आरएसएस की जाति पता है और ये लोग आरएसएस के लोग हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर ये लोग सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी संसद में भी फंस गए हैं, अपनी पार्टी में भी फंस रहे हैं और आरएसएस भी फंसा रहा है। आरएसएस लगातार कह रहा है कि आप 75 साल के हो गए, अब मार्गदर्शक मंडल में जाइए। ये शुरुआत खुद मोदी ने किया था। आडवाणी को इसी तरह से बाहर किया गया, यशवंत सिन्हा को इसी तरह से बाहर किया गया। तो तमाम बीजेपी के नेता बाट जो हो रहे हैं और संघ इसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि कांग्रेस धीरे धीरे आरएसएस के ट्रैप से निकल रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस के ट्रैप से निकल जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं वहां राजेंद्र पाल गौतम और अनिल जैन जैसे लोग हैं, इसलिए भरोसा बन रहा है। वहीं राहुल गांधी की बहुत तारीफ हो रही है। सोचिए किस तरह से बिहार में दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन है, जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था, उनके बेटे का घर बनने लगा है। मांझी जी नहीं बनवा पाए, जीतराम मांझी, नीतीश कुमार नहीं बनवा पाए, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने के बाद उनका घर बना दिया है। ये भी बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं और कोई अब उनके साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो लड़ाई है वो अपने शवाब पर है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 साल होने के बाद पद छोड़ना पड़ेगा और क्या अगला वो राष्ट्रपति पर सहमति बन सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति वो बन जाए, इस पर एक सहमति की संभावना दिख रही है। लेकिन सोचिए आरएसएस प्रधानमंत्री का सगा नहीं है, कोई दलित पिछड़े का सगा नहीं। ये भी सही है कि यूपी में बवाल कटा हुआ है। यूपी में प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ अपने आप को सबसे ज्यादा सुटेबल कह रहे हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, लेकिन यूपी में चुनाव लड़ने आए जब उनको प्रधानमंत्री बनना था। योगी आदित्यनाथ भी यूपी के नहीं है, उत्तराखंड के हैं, लेकिन वो राजनीति यूपी में करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है और इसका असर भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी किसी गैर संघी बहुजन समाज के SC ST या OBC को कम से कम अध्यक्ष बनाया जाए। और इसी का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब बात ईडी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर ईडी को फटकार लगाया। सिद्धारमैया जो पिछड़े समाज से आते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को फंसाया जा रहा है। सोचिए भूपेश बघेल के बेटे को जेल में डाल दिया गया है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। लालू यादव आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, बिजनेस है नहीं, जमीन है नहीं, स्पोर्ट्स सिनेमा में आप है नहीं, रोजगार आपके पास है नहीं, संपत्ति आपके पास है नहीं। एक राजनीति है क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार है और आपकी संख्या ज़्यादा है। 90% SC ST OBC के लोग हैं। वो राजनीति की वजह से CM PM के पद पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, विधायक MLA बनते हैं। वहाँ भी अभी 90% लोगों की संख्या सिर्फ 50% हुई है। उसके बावजूद दलित पिछड़ों के लिए कितना मुश्किल है आप समझिए। भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने जेल में डाल दिया है। अब सिद्धारमैया के पत्नी के पीछे ईडी पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे पता है ईडी कैसे काम करता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित पिछड़ों के लिए आप किसी पार्टी में हो, मैं बार बार कहता हूं, आप किसी पार्टी में हो, अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। काश कोई सांसद जो यूपी में स्कूल बंद हो रहा है उस पर भी सवाल पूछता। यह है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनको भी खूब यूपी सरकार में बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। और यूपी में साधु भी सुरक्षित नहीं है। एक साधु को मठ में मारा गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं कई जगह से खबरें आ रही। सोचिए 688 फर्जी नियुक्तियों का मास्टरमाइंड निकला अनुपम पांडे। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे 100% हासिल किया। सवाल है कि आपने सीज फायर क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बरेली में कांवड़ियों पर फिर से तोड़फोड़ का आरोप लगा है। तो आप सोमवार है, अपना सावधानी से अपना ख्याल रखें। और 3500 करोड़ के शराब घोटाले की चार्जशीट में जगन मोहन रेड्डी का नाम। चलिए देर सवेर जगन मोहन रेड्डी जो वाजपेयी के, मोदी के कभी करीबी होते थे, वो भी अब शिकंजे में कसने लगे हैं। और ये तस्वीरें वायरल हो रही है अमित शाह और योगी के बीच। तो बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है
और नरेंद्र मोदी भी अब उन्हीं सब, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई परमानेंट नहीं होता जीवन में, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब आप सत्ता में हैं तो विनम्र बनिए, बुद्ध बनिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, बच्चे रो रहे हैं। यूपी में लगातार 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और भारत में विज्ञान की हालत देखिए, भारत में कार्बन डेटिंग की सुविधा नहीं है। बागपत में खुदाई में जो तलवारें मिली थी उनको बुडापेस्ट लैब में भेजा गया था। बताया गया कि वो 4500 से 5000 वर्ष पूर्व की बताई गई है। लेकिन सवाल है कि भारत में क्यों नहीं इस तरह की पद्धति है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पंजाब पुलिस ने स्वर्ण मंदिर को बम सुराने की धमकी देने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम दुबे को गिरफ्तार किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचा पाएंगे? क्या इस देश में अब कोई आरएसएस का सपना है कि सवर्ण प्रधानमंत्री हो, जैसे बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री का सपना है? तो क्या आरएसएस सिर्फ सवर्णों का संगठन है, उसमें भी ब्राह्मण समाज का? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।